आइए आज हम कक्षा सप्तम के प्रथमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि के बारे में आज हम पाठ का भावार्थ शब्दार्थ ये सब अध्ययन करेंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्र तैः जनैः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। अब यहाँ सर्वेषु राष्ट्रेषु में सप्तमी भक्ति है। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि माने सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि तो राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं चिन्ह रूप में स्वीकार किए गए हैं। मतलब इसका अर्थ पूरा देखेंगे, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तत्र तैः जनैः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिभासन्ते प्रकाशित होते हैं। वहाँ ये सभी लोगों, वहाँ के सभी लोग तेषु प्रतीकेषु, ये सभी में प्रतीकेषु प्रतीकों में, चिन्हों में तद्राष्ट्रस्य उस राष्ट्र के गौरव, चरित्र और गुणों का प्रकाशित करते हैं। वहाँ के लोगों, वहाँ के जितने प्रतीक चिन्ह हैं उसमें उस राष्ट्र के गौरव का, चरित्र का और गुणों का प्रकाशित करता है, उसी से पूरा प्रकाशित होते हैं। तानेव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगदन्ते। राष्ट्रीय प्रतीकानि, प्रतीकानि मतलब होता है चिन्ह, माने राष्ट्रीय चिन्ह, माने निगदन्ते। निगदन्ते का अर्थ है कहे जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र भारत में भी कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति, यानी कुछ प्रतीक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तान्यस्माकं चारित्रं संस्कृति महत्वं च व्यंजयन्ति। वे सभी हमारे चारित्र, संस्कृति और महत्व का महत्व रखते हैं। आचार्य, तो आचार्य आ गए यहाँ। तो आचार्य का और रमेश संभाषण विधि से इसे हम अध्ययन करेंगे। आचार्यः कहते हैं रमेशः, किं त्वं जानासि अस्माकं राष्ट्रध्वजः कथम अस्ति। रमेश, किं त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो हमारे राष्ट्रध्वज कैसा है। रमेश, क्या तुम जानते हो कि हमारा राष्ट्रध्वज कैसा है। रमेशः,
अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों का है। आचार्य शोभनम उपविशत, तब आचार्य कहते हैं सुंदर, बैठ जाओ। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुक्तः, हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों से मिला हुआ है। ध्वजे प्रथमा पट्टिका ऊर्ध्वभागे स्थितः गैरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः अस्ति। ध्वजे प्रथमा पट्टिका यानी ध्वज के, झंडा के जो पहला पट्टी है, ऊर्ध्वभाग स्थित, ऊर्ध्वभाग में यानी सबसे ऊपर, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर से है, ऊपर वाले भाग में स्थित है गैरिक वर्णः, जो गेरुवे रंग का है। वह किसका प्रतीक है? त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः अस्ति। वह त्याग और शौर्य का बोध कराता है। जो ऊपर गिरवे, ये जो है ध्वज का ऊपर गिरवे रंग का, यह त्याग और शौर्य का, वीरता का बोध कराता है। ध्वजस्य मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञानं सौहद्री गुणानां च द्योतकः अस्ति। ध्वजस्य मध्यभागे, ये देखिए ऊपर गैरिकः वर्णः, मध्यभागे यह श्वेत वर्णः। तो इसकी में यहाँ पे है ध्वज के मध्य भाग में यानी श्वेत वर्ण, श्वेत रंग का पट्टी है, जो ज्ञानम सौहद्री गुणानां च द्योतकः अस्ति, जो ज्ञान, सौहार्द्र और गुणों का द्योतक है। ध्वजस्य अधोभागे, अधोभागे का मतलब होता है नीचे, अध, यानी ध्वज के नीचे वाले भाग में हरित वर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः अस्ति। ध्वज के नीचे वाले भाग में हरे रंग का पट्टिका है, जो सुख समृद्धि के विकास का सूचक है। फिर मोहन कहते हैं, गुरो श्वेत वर्णस्य मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम कस्य प्रतीकम अस्ति। मोहन कहते हैं, गुरुदेव सफ़ेद रंग के मध्य में स्थित अशोक चक्र किसका प्रतीक है? देखिए यह किसका प्रतीक है? तब आचार्य ध्वजस्य मध्यभागे अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्याहिंसायाश्च प्रतीकम। ध्वज के मध्य भाग में स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। जो ये अशोक चक्र है, धर्म का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है और अहिंसा का प्रतीक है।
चक्रे चतुर्विंशतिः शलाकाः। चक्रे माने चक्र में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24 तिलियाँ। चक्र में 24 तिलियाँ शलाका पृथ्वी गपि एकत्र संवत्ता, यानी पृथक होने पर भी चक्र में 24 तिलियाँ पृथक माने अलग अलग होने पर भी एकत्र संबद्धता माने एक जगह संबंधित है, एक जगह मिला हुआ है। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सतस्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। जब इसका मतलब जो मिला हुआ है, अलग अलग तिलियां हैं लेकिन एक जगह सेंटर में आकर के मिला हुआ है, इसके तात्पर्य यह है कि भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेद होने पर भी तस्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, यानी इसके में होते हुए भी, तस्वपि मतलब होते हुए भी, भेद होते हुए भी भारतमेकं भारत एक राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, भारत एक राष्ट्र का यह द्योतक है। एक राष्ट्र होने का, एक मति होने का, एक विचार होने का यह द्योतक है, प्रतीक है। रीता गुरो अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति। गुरुदेव हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आचार्यः मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्य नृत्यं च प्रसिद्धम, यह सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अयं सुंदरतायाः शिक्षायाः कलापाश्च द्योतकः, इसकी सुंदरता कलापाश्च शिक्षाया, यानी इसकी सुंदरता कला की एक शिक्षा के लिए ये द्योतक है। सर्पभक्षणम अस्य जन्मजात गुणः अस्ति, सांप को भक्षण करना, सांप का को ग्रहण करना इसका जन्मजात गुण है। विषकारकाणाम उपद्रवकारकाणां सत्वानां विनाशः भवेत् इति। विषकारकाणां यानी जो जहर को पान करने वाला, जहर को समाप्त करने वाला, उपद्रव को समाप्त करने वाला, तत्वानां विनाशं भवेत् इति, उस सभी को विनाश होना चाहिए। अस्य मानवानां कृतेषु वसंदेशः अस्ति, इसके मानव के कृत्यों में शुभ संदेश है। रमेशः गुरुदेव अस्माकं राष्ट्रीय पशु कः अस्ति, एतद् विषये अपि किंचित ज्ञानं ददातु। गुरुदेव हमारे राष्ट्रीय पशु कौन है, इसके विषय में भी कुछ ज्ञान दीजिए। आचार्यः भवतः प्रश्नम उत्तमम उपविशतु, आपका प्रश्न उत्तम है, बैठ जाइए। पूरा भारतस्य राष्ट्रीय पशु सिंहः एवासीत्, साम्प्रतं खलु व्याघ्रः राष्ट्रीय पशुः इति स्वीकृतः विद्यते। पूरा भारतस्य राष्ट्रीय पशु सिंह,
प्राचीन भारत के राष्ट्रीय पशु सिंह एवासित ही आसित था, सिंह ही था। साम्प्रतं खलु व्याघ्रः राष्ट्रीय पशु इति स्वीकृतः विद्यते। यह निश्चय ही बाघ राष्ट्रीय पशु स्वीकार किए गए हैं। अयम पशुषु अत्यंतम तेजस्वी पराक्रमी च अस्ति। यह पशुओं में, जानवरों में अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी है। राष्ट्रीय जनाः शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति अस्य संदेशः। माने राष्ट्र के लोग शक्ति संपन्न होना चाहिए, इसका यही संदेश है। मोहनः गुरो अस्माकं देशे बहवः पुष्पाः भवन्ति। गुरुदेव, हमारे देश में अनेक पुष्प हैं। राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तद विषये किंचित बोधय, उसके बारे में कुछ बताइए। आचार्य: बहु उत्तमं प्रश्नं कृतं त्वया। तुम्हारे द्वारा बहु उत्तमं प्रश्नं कृतं त्वया। तुम्हारे द्वारा अत्यंत प्रश्न उत्तम किया गया है। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु च सरस्सु उत्पद्यते वर्धते च। शरद ऋतु का एक मनोहर, यह शरद ऋतु का मनोहर फूल है जो यहाँ वहाँ जल संकुलेषु तडागेषु, जल संकुलेषु, जल संकुलेषु का अर्थ है जल से भरे हुए तालाब में, जल से भरे हुए तालाब में सरस्सु उत्पद्यते वर्धते च, स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और विकास करते हैं, विकसित होता है। रविकरः निकरः संसर्गात् प्रस्फुटति जायते पंके इति पंकजः। निकरः संसर्गात् प्रस्फुटति जायते पंके इति पंकजः। रविकरः माने सूर्य के निकलने के बाद ही यह प्रस्फुटित होता है। पंके कीचड़ में इति पंकजः, इसीलिए कीचड़ में यह प्रस्फुटित होता है, खिलता है, इसलिए इसे कमल कहते हैं। तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः अस्ति। तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः अस्ति। इसका, इस फूल का राष्ट्र में एक संदेश है। क्या संदेश है? यत् को अपि जनः कमिश्चित् कूले जातः सौविध्यम उपयुक्तावसरं च लब्ध्वा वर्धतीं क्षमतः। यत् को अपि जनः कमिश्चित् कूले जातः सौविध्यम उपयुक्तावसरं च लब्ध्वा वर्धितं क्षमतः। यत् को अपि जनः कमिश्चित् कूले जातः सौविध्यम उपयुक्तावसरं च लब्ध्वा वर्धितं क्षमतः। यानी इसे कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति
कमिश्चित कूले माने कोई भी कुल में, कोई भी जाति में, किसी भी जाति में जन्म लेने के बाद सौविध्यम मतलब सुविधा, उपयुक्त सुविधा और अवसर प्राप्त करके वर्धितम क्षमता अर्थात वह बढ़ने में समर्थ हो सकता है। जैसे एक कीचड़ में फूल खिलकर एक उस कीचड़ में खिल करके अपना बहुत शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी कुल में, किसी भी जाति में वह जन्म लेकर के उपयुक्त सुविधा और अवसर प्राप्त करके वह अपना बढ़ने में समर्थ हो सकता है। धन्यवाद।